वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप का टॉपिक पूरा कवर कर लिया था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि कौन कौन ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। सो एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप का मतलब है किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी एंड एक्विजिशन में डिफरेंस है। एलिजिबिलिटी मतलब क्राइटेरिया, रूल कि कौन पर्टिकुलर इंडिविजुअल या तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का मेंबर बन सकता है, एंड एक्विजिशन का मतलब है किस तरीके से हम कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। एलिजिबिलिटी एंड एक्विजिशन का मतलब, एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन मेंबर बन सकता है, एंड एक्विजिशन मतलब किस तरीके से हम मेंबर बन सकते हैं कंपनी के। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। लेट अस नाउ लर्न हाउ वन कैन बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर बन सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। दैट इज जब भी कंपनी का मेमोरेंडम कोई भी इंडिविजुअल साइन करता है, सब्सक्राइब करता है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। देख लेते हैं। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी आर इट्स मेंबर, नेमली 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। तो कोई भी इंडिविजुअल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है, सब्सक्राइब करता है, वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। दैट इज 7 मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में, एंड 1 मेंबर होते हैं इन 1 पर्सन कंपनी में। ऑलराइट, इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी। तो जो भी इंडिविजुअल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन करता है, वो कंपनी का फर्स्ट मेंबर कहलाता है, राइट। नेक्स्ट इज बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो हम अप्लीकेशन भी दे सकते हैं, और जब शेयर्स हमें अलॉट हो जाते हैं तो उस तरीके से भी हम कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। देखते हैं। any person who wishes to buy company shares has to apply for the same, and on acceptance of application by the company, the person is allotted the shares and become shareholder and thereby its member on entering his or her name in registrar of members. सो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है जिसे कंपनी के शेयर्स परचेस करने में दिलचस्पी है, जिसकी इच्छा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा और कंपनी के पास सबमिट कर देगा। कंपनी अगर उसके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करती है, दैट मीन्स कंपनी क्या कर रही है, पर्सन को शेयर्स अलॉट कर रही है, दे रही है। मतलब अब वो पर्सन जिसके पास कंपनी शेयर अलॉट कर रही है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। अगर वो कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, इसका मतलब उसका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर किया जाएगा, तो वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा, राइट। तो ये दूसरा तरीका है। नेक्स्ट इज बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे शेयर्स जो है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में अगर कोई पर्सन होल्ड करता है, अपने पास रखता है लेकर, तो वो भी कंपनी का मेंबर बन जाएगा। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब फॉर्म जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखना, राइट। एनी पर्सन हु हैज़ शेयर्स इन हिज नेम एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी इज अ मेंबर ऑफ कंपनी। तो कोई भी पर्सन जिसने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके रखे हैं, परचेज करके रखे हैं अपने पास, जो कि डिपॉजिटरी के पास, मतलब हमने पहला वीडियो इस जो चैप्टर का देखा था उसमें एक्सप्लेन किया है। डिपॉजिटरी क्या करती है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो सारे के सारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने पास रखती है। तो जो भी बेनिफिशियल ओनर मतलब जो भी इन्वेस्टर जो इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स परचेज करने के लिए, वो डिपॉजिटरी के पास जाके शेयर्स परचेज करता है। तो जो भी पर्सन जिसका नाम डिपॉजिटरी में एज अ बेनिफिशियल ओनर है और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर है, वो भी कंपनी का मेंबर बन जाता है। ऑलराइट, तो जो भी पर्सन जिसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी अगर शेयर परचेज करके अपने पास रखा है, तो वो भी कंपनी का मेंबर बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज बाय ट्रांसफ़र। तो अगर हम शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब किसी और को शेयर्स बेच देते हैं, तो जिसने भी शेयर खरीदा है, परचेज किया है, अब शेयर्स उसके पास है, मतलब वो कंपनी का मेंबर बन गया।
तो बाय ट्रांसफ़र भी शेयर्स जो है वो हम दे के किसी और इंडिविजुअल को कंपनी का मेंबर बना सकते हैं। सी, एनी पर्सन हु बाइज शेयर्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर बिकम्स इज रजिस्टर्ड मेंबर आफ्टर कंपनी एक्सेप्ट हिज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। तो अगर कोई पर्सन है जिसने शेयर्स परचेज किए हैं एग्जिस्टिंग मेंबर से, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो पर्सन ए ने क्या किया है, शेयर जो है वो सेल किया है पर्सन बी को, मतलब पर्सन बी क्या कर रहा है, शेयर बाय कर रहा है, मतलब परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। तो पर्सन बी क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएगा, क्योंकि उसने शेयर परचेज किया है। अब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर हो जाएगा, तो वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ऑलराइट, आई होप समझ में आया बाय ट्रांसफ़र का। नेक्स्ट इज बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो अब ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था मैंने। ट्रांसफ़र मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग होती है तो जो पर्सन बाय करता है वो अब कंपनी का शेयर होल्डर हो जाएगा। और ट्रांसमिशन मतलब लीगल प्रोसीजर से होता है। अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसका नॉमिनी, लीगल हायर या फैमिली मेम्बर जिसके पास शेयर्स चले जाते हैं वो अब क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएगा। तो अब उसका नाम कंपनी के बुक रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर होगा, तो वो अब मेंबर बन जाएगा। देख लेते हैं, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनसैनिटी ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम पे बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लीगल प्रोसीजर द्वारा अपने आप शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं किस, इन द इवेंट ऑफ, कोई कोई वजह होती है, जैसे कि अगर पर्सन की डेथ हो गई, पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो गया मतलब कंगाल हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, इनसेंट मतलब मेंटली अनस्टेबल है। तो ऐसे पर्टिकुलर इवेंट में, ऐसे पर्टिकुलर रीजंस की वजह से शेयर्स जो हैं अपने आप क्या हो जाते हैं, नॉमिनी के नाम पे या तो फिर किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, लीगल प्रोसीजर से शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, राइट। The legal representative higher in case of death, official receiver in case of insolvency and administrator in case of insanity replaces the concerned member। तो लीगल हायर मतलब अगर डेथ होती है तब ट्रांसमिशन होता है, ऑटोमेटिकली शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर डेथ हो रही है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब नॉमिनी हो जाएगा मेंबर। और अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट हो गया है, कंगाल हो गया है, तो उस केस में ऑफिशियल रिसीवर जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है, तो ऑफिशियल रिसीवर क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएगा, मतलब अब उसका नाम रजिस्टर में एंटर होगा कंपनी के। और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब अगर कोई पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके नाम पे अगर शेयर्स ट्रांसफ़र होता है तो अब वो बन जाएगा कंपनी का मेंबर। ऑलराइट, सो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो है बाय ट्रांसफ़र एंड बाय ट्रांसमिशन। ट्रांसफ़र मतलब खुद से शेयर्स बेच रहे हैं तो जो पर्सन खरीद रहा है अब वो मेंबर होगा। ट्रांसमिशन मतलब थ्रू लीगल प्रोसीजर शेयर्स अपने आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऑलराइट, तो जिसके नाम पे आप शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं अब वो पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल मेंबर हो जाएगा कंपनी का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, दैट इज OPC। In case of one person company, the name of nominee whose name is given in the memorandum of one person company becomes its sole owner in the event of death of the member। तो one person company मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होता है, राइट। तो अभी एक ही पर्सन है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम होगा, वही साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बट क्योंकि वो वन पर्सन कंपनी है तो कंपनी का नॉमिनी भी होगा। तो जो भी नॉमिनी होगा, अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी वो कंपनी है उसका डेथ हो जाता है तो जो नॉमिनी है उसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओनर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ होती है वन पर्सन कंपनी के मेंबर की। तो आई होप आपको समझ में आया। नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी दैट इज़ वन पर्सन कंपनी का जो मेंबर है जिसका नाम मेमोरेंडम में है, जिसने साइन किया है मेमोरेंडम, अगर उसकी डेथ होती है तो जो उसका नॉमिनी है, जो उसका वारिस है, उसके बाद शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मेंबरशिप उसे मिल जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बाय एक्वेंसेस। तो एक्वेंसेस का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था, मतलब परमिशन देना या तो अलाउ करना कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम एंटर करने के लिए। तो ये क्या था, इफ़ अ पर्सन इज रॉन्गली एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर और होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर
or knowingly allows his name to remain on the register of member without informing the company about the mistake and getting it rectified is stopped from denying his membership and is liable as a member like in the event of winding up of a company. It is therefore called membership by principle of estoppel. तो क्या है इसका मतलब, अगर किसी पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में गलती से चला गया है, कंपनी ने गलती से किसी पर्सन का नाम अपने कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर दिया है और वो पर्सन को शायद नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उसे बाद में पता चल गया है, लेकिन फिर भी वो कंपनी को रोक नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि हाँ गलती से आपने मेरा नाम डाल दिया है आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में। वो कंपनी को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है और अपनी कंपनी की जो गलती है वो रेक्टिफाई सुधारने का भी मौका नहीं दे रहा है। अब वो कंटिन्यू कर रहा है कि ठीक है मेरा नाम अगर कंपनी के रजिस्टर में है तो ठीक है, मुझे उससे कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा भी कभी टाइम आता है, इवेंट आता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। हो सकता है कि कंपनी के जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो पैसे अगर कंपनी मांग रही है तो उस टाइम पे अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूँ, गलती से मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर दिया गया है, उस टाइम पे कंपनी उसे रोक देगी, स्टॉप कर देगी डिनाई करने से कि अब वो अपनी मेंबरशिप वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इतने टाइम तक तो उसका नाम रजिस्टर में था और उसे पता था, लेकिन फिर भी उसने रेक्टिफाई नहीं किया, अपनी गलती सुधारी नहीं या तो कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो अब वो कंपनी का मेंबर होगा ही। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, दैट इज मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। ऑलराइट, तो ये पूरे 7 पॉइंट्स हैं जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। तो ये अलग अलग वेज है जिसको हम फॉलो करके कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इज सिजेशन या तो फिर टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। अब हमने क्या पढ़ा था कि हम किस तरीके से, क्या क्या तरीका है, क्या क्या प्रोसीजर है जो हम फॉलो कर सकते हैं और कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी मेंबरशिप गंवा सकते हैं, खो सकते हैं। सिजेशन मतलब टू एंड, टर्मिनेशन मतलब या तो फिर कैंसिल करना। तो क्या क्या रीज़न से, क्या क्या वजह है जिसके वजह से कोई भी इंडिविजुअल जो कंपनी का मेंबर है वो अपनी मेंबरशिप खो सकता है, गंवा सकता है, कैंसिल हो सकती है उसकी मेंबरशिप। देख लेते हैं, पॉइंट्स गिवन है। अ पर्सन सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। मतलब अगर कोई भी पर्सन जो कंपनी का मेंबर है वो अब कंपनी का मेंबर नहीं होगा, उसका जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगा। सीज मतलब टू एंड, स्टॉप कर देना। तो कोई भी पर्सन अपना मेंबरशिप गंवा सकता है, खो सकता है अगर ये पॉइंट्स जो हैं इनमें से कोई एक पॉइंट होती है। तो फर्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो अगर कोई भी पर्सन अपना शेयर्स किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका मेंबरशिप अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। तो अगर कोई पर्सन की डेथ होती है तो ऑब्वियस है कि उसकी मेंबरशिप अब कैंसिल हो जाएगी क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। या तो फिर इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्ट हो गया है, कंगाल हो गया है, तो उस केस में भी उसका जो शेयर्स है वो ऑफिशियल रिसीवर या तो फिर असाइनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो उस टाइम पे जो इंसॉल्वेंट मेंबर है उसकी मेंबरशिप भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर इन द बायबैक ऑफर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ शेयर्स मतलब कोई पर्टिकुलर मेंबर जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, बट कंपनी कभी कभी ऑफ़र देती है अपने ही मेंबर्स को, और कंपनी अपने जो शेयर्स है वो अपने मेंबर्स के पास से वापस खरीद लेती है, वापस ले लेती है। तो उस टाइम पे अगर कोई मेंबर अपने शेयर्स कंपनी को वापस दे रहा है तो उस टाइम पे उसका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसने अपने शेयर्स का पैसा पे नहीं किया है कंपनी को, उस टाइम पे कंपनी उसके जो शेयर्स है वो क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो उस टाइम पे भी अगर उसके शेयर्स कंपनी खुद कैंसिल कर रही है क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया है शेयर्स का, तो वो कंपनी का मेंबर नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगी उसकी मेंबरशिप। नेक्स्ट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स टू दी कंपनी बाय दी मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंबर जो है वो खुद अपने आप अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली अपने जो शेयर्स है वो कंपनी को सरेंडर कर रहा है, वापस कर रहा है। उस टाइम पर भी क्या होगा, उसका जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइजिंग ऑफ लायन ओवर द शेयर्स बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे क्या है, लायन ओवर द शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय द कंपनी मतलब ऐसे बहुत टाइम होता है
जब कोई भी मेंबर है जिसके पास शेयर्स है, मतलब उसने शेयर्स परचेज किए हैं और पैसे पे नहीं किए हैं अब तक पूरे, तो उसके जो शेयर्स है उसके अधिकार जो है वो कंपनी अपने पास रखती है। मतलब पूरे के पूरे शेयर्स का जो राइट्स है वो कंपनी के पास होगा, क्योंकि अभी तक मेंबर ने पूरे शेयर के पैसे पे नहीं किए हैं। तो जब तक कंपनी के पास राइट्स हैं तब तक वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या होगा, कंपनी का मेंबर नहीं होगा। लायन ओवर दी शेयर्स का मतलब है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में भी गिवन है, लायन ऑन द शेयर मीन्स कंपनी डज नॉट ट्रांसफर शेयर्स ऑफ द मेंबर टिल ही पेज हिज डेब्ट टू द कंपनी। मतलब जब तक वो कंपनी के डेब्ट या बाकी जो पैसे होते हैं शेयर्स के, वो जब तक कंपनी को पे नहीं करता तब तक कंपनी उसके शेयर्स अपने पास क्या करती है, होल्ड करके रखती है, और तब तक उसको कंपनी की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the person who holds redeemable preference shares cease to be the member when the company redeems these shares। so क्या है redeemable preference shares? पहले तो ये शेयर्स जो हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो redeemable preference shares होता है, irredeemable preference shares होता है। तो प्रीफरेंस शेयर्स का ये एक टाइप है redeemable preference shares। मतलब एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद, मेच्योर होने के बाद पैसे जो हैं पर्सन को वो वापस मिल जाते हैं, रिडीम हो जाते हैं। मतलब कंपनी पैसे वापस दे देती है और शेयर्स अपने पास वापस ले लेती है। तो उस टाइम पे अब पर्सन का जो पैसा है वो उसे मिल गया और शेयर्स कंपनी को वापस, कंपनी के पास वापस आ गए। तो जब शेयर्स ही नहीं है उसके पास तो वो कैसे होगा कंपनी का मेंबर, राइट। तो अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है, परचेज करता है, और कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको उसके पैसे वापस पे कर देती है कंपनी और शेयर्स अपने पास वापस ले लेती है, उस टाइम पे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर नहीं होगा, उसकी मेंबरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज person resigns, that is refutes the contract of membership on the ground that he or she was cheated and frauded by misrepresentation of information given by company in the prospectus। तो ऐसे हमने स्टडी किया था पिछले भी चैप्टर्स में, क्या था, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे अगर किसी ने शेयर्स परचेज किया है बट उसको लग रहा है वो जो इन्फॉर्मेशन था वो मिसरिप्रेजेंट किया गया था। मतलब प्रोस्पेक्टस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी है जिसका बहुत सारा मीनिंग निकलता है और किसी भी इंडिविजुअल ने गलत समझ के शेयर्स परचेज कर लिए हैं, तो उस टाइम पे, उस बेसिस पे वो इंडिविजुअल क्या बोलेगा कंपनी को कि उसको चीट किया गया है या फ्रॉड किया गया है। उसने प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन स्टडी करने के बाद शेयर्स परचेज किए हैं बट वो मिसरिप्रेजेंट हुआ है, तो वो कंपनी का मेंबरशिप उस टाइम पे नहीं लेगा, वो रिफ्यूज़ करेगा कंपनी के मेंबरशिप को लेने से। उस टाइम पे उसका जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का मतलब है, वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होने वाली होती है। तो जब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी क्लोज हो रही है, तो ऑब्वियस है कि मेंबरशिप जो है, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, अपने आप पे डिसॉल्व हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ऑलराइट, सो जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी मेंबरशिप भी अपने आप ख़त्म हो जाती है, वहीं पे एंड हो जाती है। ऑलराइट, सो ये था पूरा का पूरा 9 पॉइंट्स, जहाँ पे हमने देखा कि किस किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर मेंबर, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी मेंबरशिप कंपनी से ख़त्म कर सकता है, गंवा सकता है, कैंसिल हो सकती है उसकी मेंबरशिप। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी कंपनी का मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, और किस किस तरीके से हमारी मेंबरशिप हम गंवा सकते हैं, दैट इज़ हमारी मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ मेंबर। ये वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।